Assalamu alaikum, Maz bhai. How are you doing? We are just live now. Let the audience join in the meantime. जी जी। All right. So I think let's start. All right. Assalamu alaikum, everybody. I hope sab khairiyat se honge. Danish Khalil here, Exponential, and we have Syed Maz Ahmed. He is the CEO and founder at FM Global Malaysia. So welcome, Syed Maz Ahmed bhai, in the session. Really appreciate your presence, and obviously would love to hear about your experience and what opportunities you are bringing for the mass number of people. Uh, you are a founder of FM Global Malaysia, plus you have a rich experience, obviously, in your field, settled in Malaysia. So I would like to have a little introduction about you and your company and what exactly you guys are doing it, and then we'll take it forward from there, inshallah. जी, अस्सलाम वालेकुम। दानिश भाई, बस हम मलेशिया में हूँ मैं पिछले 18 साल से, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स डिग्री है मेरे पास। एक मलेशिया से भी है और अवॉर्डेड बाय स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी यूके की भी है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से स्टार्ट किया मैंने मलेशिया में 2010 में, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी। उसके बाद कुछ अर्सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहा, फिर ऑयल एंड गैस में चला गया, 3 4 5 साल ऑयल एंड गैस में रहा। और फिर जो है वो कुछ अर्सा डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिवीजन में साउथ अमेरिका के, उसमें भी हेड करने का मौका मिला एज ए डायरेक्टर के तौर पे। फिर वहाँ से हटा 1.5 2 साल के बाद तो एक एनजीओ के साथ अटैच हो गया एज ए सीईओ के तौर पे। और यहाँ पे एक एनजीओ का प्राइवेट स्कूल बनाने का भी मौका मिला। ऑर्फनेज था काफ़ी बड़ा, अच्छे उस पे सिस्टम पे। और 2020 से अपनी कंसल्टेशन फर्म एक बनाई है, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी, और पाकिस्तान में भी। मैं वैसे कुआलालंपुर मलेशिया में बेस करता हूँ, और यहाँ पे सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, जो मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज जो होते हैं उनकी तरफ से। फिर कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए कंसल्टेंसी करते हैं, तो फिर सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का भी इम्तिहान पास किया। और फिर और सीखने के लिए कंपनी लॉ का इम्तिहान भी पास किया कि थोड़ा सा लॉ कानून वगैरह भी समझ आए। तो इन दोनों बॉडीज़ का प्रोफेशनल मेंबर भी हूँ। 2015 से 8 9 साल हो गए हैं। और प्रोफेशनल मेंबर मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी हूँ। और यहाँ पे जो लोग मलेशिया में अपनी कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उसके ऊपर असिस्ट करते हैं हम।
लीगल कंप्लाइंस के जो मैटर्स होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस के, और उसके अलावा अकाउंटिंग हो गई, ऑडिट हो गया, पेरोल हो गया, एचआर की छोटी-मोटी इन सर्विसेज को भी कैटर करते हैं हम। जी। Okay, Zabardast, excellent. Since Maas bhai, you have a very rich experience in this field, plus आप different international organizations के साथ भी associated रहे हैं और जी। एक firm run कर रहे हैं which offers various services in Malaysia as well as in Indonesia. So our subject for today's podcast is about the business and permanent residency opportunities in Indonesia for Pakistanis. Because since we have seen in the past couple of years, people are moving abroad and they want to settle abroad. फ्रीलांसिंग का कल्चर है, डिजिटल नोमैड वीजाज निकल रहे हैं पूरी दुनिया वेलकम कर रही है इस वक्त फ्रीलांसर्स को, डिजिटल एक्सपर्ट्स को, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स को। तो पूरी दुनिया इस वक्त अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट वीजाज इशू कर रही है, डिफरेंट इमिग्रेशन और पीआर अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है। सो सिंस वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो सबसे पहला सवाल जो मेरा है या मेरे ख्याल से ऑडियंस का भी होगा कि व्हाई इंडोनेशिया and what opportunities we can get in Indonesia, obviously. इंडोनेशिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत बड़ा मुल्क है। हम लोग ज़्यादातर, हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारा रुझान जो है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ होता है, और ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो है वो आसियान इतने बड़े रीजन को जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, जिसमें बड़े बड़े मुल्क हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, ये सारे जो आसियान के 10 ममालिक है, ब्रुनाई है, रिच कंट्रीज हैं और डेवलप कंट्रीज हैं। लोग तो कहते हैं कि डेवलपिंग है, लेकिन मैं तो हर लिहाज से समझता हूँ कि डेवलप ही हैं, कोई कमी रहती नहीं है। बिजली पानी का भी मसला नहीं है, इंटरनेट का भी मसला नहीं है, एजुकेशन भी ठीक है। तो हर लिहाज से तो इंडोनेशिया बहुत एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सुपर फ्रेंडली कंट्री है। जो भी उधर बिजनेस करना चाहते हैं, अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं। 270 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है वहाँ पे, 30 करोड़ की आबादी लगा रहे हैं कम से कम। मैं आपको बताऊँ, मैं कुआलालंपुर में बेस करता हूँ, ये वेस्ट मलेशिया है। मलेशिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वेस्ट एक ईस्ट। वेस्ट में जो है वो इनकी 10 स्टेट्स हैं, और ईस्ट सबा सरावाक बोर्नियो की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 2 स्टेट ईस्ट में। वहाँ से ईस्ट से शुरू होता है मलेशिया के इंडोनेशिया, और यू शेप में जाता है और ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पपुआ तक जाता है। मैं आपको बताऊँ, मलेशिया बहुत अक्सर हमारे लोग जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं। बड़ा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। $360 बिलियन का जीडीपी है मलेशिया का। तुर्की, सऊदी अरब, इन तुर्की का देख लें, 900 1000 बिलियन डॉलर पे, सऊदी अरब $1100 पे, $1.15 ट्रिलियन का जीडीपी है उसका, इंडोनेशिया का। ग्लोबली जो है वो 16th रैंकिंग है इंडोनेशिया की जीडीपी के उसमें, जो कि तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया, इन सब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऊपर है। बहुत ज़बरदस्त है, लार्जेस्ट साउथ ईस्ट एशियन इकॉनमी है। आपने नाम सुना होगा आसियान का, साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, आसियान का भी मेंबर है। आसियान के 10 ममालिक जो मैंने बताए हैं आपको, G20 का भी मेंबर है। G20 में बड़े बड़े ममालिक हैं, जिसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी है, इंडिया है, बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं, उसका भी मेंबर है। ओपेक का आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, ओपेक का भी मेंबर है। और एपेक का भी मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, उसका भी। तो बड़ा उधर बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है। मेरी अपनी भी कंपनी वहाँ पे है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे होता है, जैसे अगर मैं जीसीसी गल्फ कंट्रीज की बात करूं, मेनलैंड की कंपनी है, फ्री जोन में ये काम नहीं कर सकती, ये अलाउ है। ये इंडोनेशिया में मेरी अपनी कंपनी है, तो जैसे एक लोकल इंडोनेशियन होता है, वो उसके पास जो राइट्स हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, सेम राइट्स जो है वो 100% आपकी जो फॉरेन ओन कंपनी होती है वो आपके पास है, वो सारे आपके राइट्स होते हैं। तो ये बड़ी जो है ना, उनकी पॉलिसीज बड़ी फेवरेबल है। दुनिया की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अवाम इतनी ज़्यादा है तो उसकी वजह से सेल्स मार्केट वैल्यू देखें, एफएमसीजी की मार्केट वैल्यू देखें आप, चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद सबसे जो है ना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है।
बहुत ज़्यादा उसका ज़बरदस्त है। 1.2 जो मैं लास्ट उसकी रिपोर्ट देख रहा था कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की एफएमसीजी की मार्केट वैल्यू है। एक मैं ग्लोबल डाटा की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2021 से 2024 तक ई कॉमर्स की ये जो पेमेंट्स जो हुई हैं अभी 47.2 बिलियन डॉलर्स की हैं। 100 आप इनकी अगर आप जो आपके व्यूवर्स हैं या आप लोग थोड़ी सी इसके ऊपर इंडोनेशिया पर रिसर्च करें, रिटेल मार्केट वैल्यू खाली 2021 में 133.5 बिलियन डॉलर। और जो इनकी प्रोजेक्शन है, क्योंकि यहाँ अभी जो उनकी जो हुकूमत है, जो जोकोविच जो है वो बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं दुनिया जहाँ से लोग आ रहे हैं इंडोनेशिया में। 240 बिलियन डॉलर की इनकी प्रोजेक्शन है। तो हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए वो निगलेक्ट कर दिया है या उनकी सोच नहीं आई कि इंडोनेशिया भी इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे भी जाया जा सकता है। बहुत सस्ता रहना खाना पीना, मुस्लिम कंट्री। वैसे तो लोग समझते ये है कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक नहीं है, सेक्युलर है। इस तरह मलेशिया भी जो है ऑफिशियल रिलीजन जैसे इस्लाम है, तो वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डिलॉयट की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 31% लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, जो कि 31% अगर 30 करोड़ का आप निकाला जाए तो 1-2 करोड़ तो वैसे ही बन जाता है। फिर एक थ्योरी होती है, मैं तो एक थ्योरी बताता हूँ कि लोग कहते हैं, मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था, हमारे कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, कहते हैं यार वो उसकी करेंसी तो बहुत ज़्यादा लो है, वो तो पता नहीं कितने हज़ार रुपए का है। तो उसकी एक थ्योरी होती है, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, कि आप एक मुल्क में हैं और आप दुकान में जाते हैं बास्केट लेके और बास्केट में आप सामान डालते हैं, ये सामान कितने का आया, और उसी सामान की वैल्यू को डिवाइडेड बाय दूसरी कंट्री जो होती है उसमें वही सामान खरीद के डालें तो आपको उसकी तो दुनिया की 10th उसमें आता है, नंबर पे आता है परचेजिंग पावर पैरिटी के, जो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। उसको आप अगर देखें, दुनिया की 7 टायर की बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे मौजूद है। मिचेलिन, हैंको, ब्रिजस्टोन, गुडियर, ये बड़ी बड़ी टायर की फैक्ट्रीज, एलजी, होंडाई, टेस्ला, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स वहाँ पे मौजूद हैं ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लिथियम। फ्रंट लाइन प्लेयर है ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री का। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, बॉक्साइट हो गया, टिन हो गया, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। कोकोनट ले लें, पाम ऑयल ले लें, स्टील, रबर, टिम्बर, वुड वर्क्स देखें। आप तो खैर आपका भी सफ़र हुआ है बाली वगैरह जाने का, आपने देखा होगा। मैं तो जैसे बाली गया हूँ, एक तो घूमने फिरने जैसे जाते हैं, लेकिन जो मैंने देखा कि आप पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को जमा कर लें, उन पे टोटल इतनी फ्लाइट्स नहीं आती जाती, उसकी डबल खाली बाली के एयरपोर्ट पे आती जाती है। दुनिया जहाँ की, यूरोप से लेके इधर हर जगह से डायरेक्ट उनकी फ्लाइट्स आती जाती हैं। इतना ज़्यादा उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वजह से मुझे जो है ना, मैंने कहा कि लोगों को पता चले कि इंडोनेशिया भी एक मुल्क है और वहाँ पे बहुत आसानियाँ हैं काम करने की। अभी ये हमारे पास दफ्तर में एक साहब आए हुए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि भाई पाकिस्तान तो झाड़ू इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से। कंटेनर्स इंडोनेशिया से झाड़ू के पाकिस्तान जाते हैं। अगर इंटरनली ही अगर 1 लाख झाड़ू भेज दें आप 30 करोड़ की आवाम को, तो मैंने जो प्रोजेक्शन की वो 5,000 इंडोनेशियन रुपया, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.66 मलेशियन रिंगिट बनता है। 60 रुपए, 60 रुपीज बनता है नेट प्रॉफिट। 1.5 से 2 लाख रुपए का जो है ना, वो आप 2 लाख रिंगिट का नेट प्रॉफिट आप बना सकते हैं, जो कि 3-4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं कितना जाता होगा, एक्सचेंज रेट का मुझे नहीं पता। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत हर चीज में है, मतलब। इंटरेस्टिंग क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ होता है कि हम यूएस में बिजनेस वीजास ले लें, या यूके में अपॉर्चुनिटीज हैं, या यूरोप साइड पे है और कंट्रीज हैं। इवन लोगों का मतलब थोड़ा सा रुझान इस तरह से भी है कि इवेंचुअली दे वांट टू सेटल अब्रॉड, तो वो बस यूएई चले जाएं और वहाँ के इकामे ले लें, आज़ाद वीजाज ले लें और सेटल कर लें। क्योंकि बिजनेस तो लोग करना चाहते हैं, एक्सपेंशन भी चाहते हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो हम ऊपर नीचे हालात देखते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन भी देखते हैं, मुश्किलात भी देखते हैं। फिर फ्रीलांसर जो यंग जनरेशन है हमारी, वो बड़ी तंग है बेचारी। पेमेंट गेटवेज नहीं है, पैसे कैसे मंगाएं, पैसे कैसे भेजें, ये 2 मसले हैं ना हमारे सबसे बड़े। जी पैसे जी। मंगाएं कैसे, पैसे भेजें कैसे, ये बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए। इसके लिए हमें बाहर कंपनीज बनानी पड़ती हैं, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने पड़ते हैं। सो इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, ये बड़ा प्लस है हमारे लिए। इज अ मुस्लिम कंट्री है, प्लस अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स के अंदर वो बड़े रिच हैं। तो अभी एक सवाल एक
मैं लेना चाहूँगा, सैयद मोहम्मद साद नूर ने क्वेश्चन किया है कि इज देयर एनी लैंग्वेज बैरियर इन इंडोनेशिया फॉर बिजनेस, लाइक वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए या लोकल लैंग्वेज अगर आपको आए तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में, मैं आपको बताऊँ, इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़ीरो रेटेड टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। थोड़ा-सा इनके सवाल का जवाब देता हूँ। 240,000 यूएस डॉलर, जो कि इक्विवेलेंट टू मोर और लेस तकरीबन 460 मिलियन इंडोनेशियन रुपया बनता है। अच्छी खासी अमाउंट है। उसके नेट प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है। अब होता ये है कि आप जकार्ता में एक चीज़ खरीद रहे हैं, आप सूराबाया चले जाएँ, कलिमांतान चले जाएँ, बातम चले जाएँ, दूसरे और स्टेट्स में अंदर-अंदर चले जाएँ मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ शहर में आपको ₹1000 की चीज़ मिल रही है, वहाँ पे ₹5 की मिल रही है। लेकिन वहाँ पे फिर आपको कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, ज़रूर आएगा। मलेशिया की तरह नहीं, मलेशिया की एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 97% मलेशियंस जो है वो इंग्लिश समझते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, 97%। इंडोनेशिया में थोड़ा-सा ये कि लैंग्वेज बैरियर आएगा, लेकिन आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज का मेन सिटीज़ में है, आप बैंकिंग सेक्टर में आप मामलात कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट उसमें मामलात कर रहे हैं, कोई भी आपकी डीलिंग चल रही है, तो इतना ज़्यादा बैरियर नहीं है। लेकिन जब आप लोकल मार्केट में टिपिकल एक अंदर आउटस्कर्ट्स में, सबअर्ब में किसी से डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बैरियर थोड़ा-सा आएगा ही है। Okay, interesting. Zabardast. I think similar thing we face while we source products from China. तो उधर जब हम 1688.com या चाइना के लोकल ताओबाओ और टीमॉल की तरफ जाते हैं तो उधर लैंग्वेज बैरियर आता है हमारे पास। वहाँ हमें सब चीज़ चाइनीज लैंग्वेज में मिलती है। इवन लोकल मार्केट में भी अगर हम चाइना में जाएं तो उधर भी हमें बड़ा लैंग्वेज बैरियर फील करने को आता है। वही चीज़ आई थिंक सिमिलरली इन इंडोनेशिया एज वेल। इंटरेस्टिंग। सो जी, जी। जी लेकिन मुझे लगता है कि दानिश भाई, इंडोनेशिया में शायद कंपैरेटिवली चाइना के मुकाबले में लैंग्वेज बैरियर शायद थोड़ा कम होगा आपका। ओके सो ठीक है। आई थिंक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एवरीथिंग। सो मास भाई, इफ समबडी वांट्स टू, लाइक ऑब्वियसली ये वो सवाल हैं जो ऑब्वियसली हर बंदे के कॉमन जहन में होते हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट ऑफ विद दिस, और किस एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया है, कितने पैसे होने चाहिए, क्या कॉस्ट लगती है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में, और जी, ऑब्वियसली अच्छा, आपकी सबसे अच्छी कंपनी बात, ए टू जी प्रोसेस प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो हाउ कैन यू facilitate if somebody wants to start off this, yeah, interested in this? जी, दानिश भाई, बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। मैं आपको बताऊँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। Okay. मैं अपना आपको बताता हूँ जो मैंने अपने लिए किया। मैंने पासपोर्ट की कॉपी के ऊपर कंपनी खुलती है, 1 दिन में कंपनी खुलती है। नोटरी पब्लिक जो नोटरीस वहाँ पे होता है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। एक ही दिन में आपकी कंपनी का टैक्स नंबर इशू हो जाता है, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी के ऊपर। सिर्फ आप नाम बताते हैं कि भाई 3 नाम हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बड़ी-छोटी, बहुत सारी जो कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल 1 दिन में कंपनी खुल जाती है और 3 से 4 दिन में, अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडोनेशिया में आपको इन्वेस्टर का वीज़ा देता है। जैसे हम मलेशिया में होते हैं, तो मलेशिया में जो लोग आते हैं यहाँ पे जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मल्टी मिलियनियर क्यों ना हो, मलेशिया उसको कैटर करता है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडोनेशिया की सबसे अच्छी बात ये है कि इंडोनेशिया किसी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को कैटर नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको इन्वेस्टर का वीज़ा देता है। और ये जो इन्वेस्टर की वीज़ाज़ होते हैं, जो इंडोनेशिया में मिलते हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंडर में आती हैं। और ये वाहिद कैटेगरी है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो लीडिंग टुवर्ड्स पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, और पासपोर्ट की भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पासपोर्ट भी ले लें। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जिन और अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडोनेशिया में आपकी रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंडोनेशिया का मतलब कंपनी खोलते हैं और इन्वेस्टर का वीज़ा रखते हैं, तीसरे साल आप एलिजिबल हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई करें। 10 से 12,000, 4 से 5 लाख रुपए की उनकी लीगल फीसेज़ है, 12,000 13,000 रिंगिट की लीगल फीसेज़ है। आप वो पे करें, आपकी पीआर हो जाती है। लाइफ टाइम पीआर लेना चाहिए, लाइफ टाइम। सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉबैक इंडोनेशिया का ये है कि इंडोनेशिया जो है वो डुअल पासपोर्ट नहीं अलाउ करता। तो उसके लिए ये है कि जहाँ से भी लोग होते हैं उनको अपनी नेशनैलिटी सरेंडर करनी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल ईज़ी। मैं आपको बताऊँ, अब जैसे यहाँ पे हम ऑफशोर कंपनीज़ की इनकॉर्पोरेशन करते हैं मलेशिया में, तो मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती हैं।
तो मैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबको ये बताता हूँ कि भाई हर साल अपनी कंपनी की मेंटेनेंस का खर्चा 3 से 4 हज़ार डॉलर अपने जहन में रख लें। उसकी वजह क्या है कि आपको ऑडिट भी करवाना है, ऑडिटर की फीस जाएगी। जब ऑडिट हो जाएगा आप एक लाइसेंस टैक्स एजेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में अपॉइंट करेंगे और उसकी भी फीस जाएगी, आपकी सेक्रेटरी की फीस जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस की फीस जाएगी, एनुअल रिटर्न सबमिशन सबकी फीस जाएगी 3 से 4 हज़ार डॉलर का। इंडोनेशिया की कंपनी लाइफ टाइम होती है। हर वो शख्स जिसके पास 13% शेयर्स हैं कंपनी में, वो वहां का इन्वेस्टर का वीजा ले सकता है इजीली। फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकता है, बिजनेस वीजा को स्पॉन्सर कर सकता है, अपने स्किल्ड वर्कर जैसे आप हैं, आपकी माशाल्लाह एक टीम है, आपकी अपनी कंपनी है इंडोनेशिया में, आप काम कर रहे हैं, आप चाहें किसी स्किल्ड वर्कर को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, अगर आप कहते हैं कि यार ये वर्कर 3 महीने इस प्रोजेक्ट पे आ जाए तो उसका $300 टैक्स है, आपने पे करना होगा, कोई बात नहीं। 6 महीने के लिए हमारे प्रोजेक्ट पर आ जाए तो 6 महीने के लिए $600 आपने उसका टैक्स पे करना होगा। ओके। आप कहते हैं कि 1 साल के लिए आ जाए, 12 महीने के लिए, तो $1200 उसका टैक्स। तो इस तरह आप जो है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो डायरेक्ट पीआर और पासपोर्ट का उनके पास ऑप्शन होता है, बिल्कुल आसान है। टैक्स नहीं है, पर्सनल टैक्स, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं तो आप एम्प्लॉय नहीं है। जब आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी कोई सैलरी नहीं है या आपकी डायरेक्टर फी नहीं है, तो फिर आपके ऊपर पर्सनल टैक्स भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा, मैं तो मलेशिया से कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैं मलेशिया में हमारा बिजनेस है, हम मामलात करते हैं। तो जब मैं इंडोनेशिया को देखता हूँ तो मुझे तो बहुत आसानियाँ लगती हैं कि यार ये तो बहुत ही आसान है चीज़ें, मामलात करना। इधर जैसे मलेशिया में हम जो कंपनीज करते हैं तो उस पे रिस्ट्रिक्शन है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप ऑफशोर इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है तो आप रिटेल ट्रेड होलसेल के उसमें काम नहीं कर सकते, आप रिटेल की शॉप नहीं खोल सकते। इंडोनेशिया की कंपनी, मजे की बात यह है, अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप कंसल्टेंसी फर्म बनाए, कंसल्टेंसी फर्म के साथ साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करें, रेस्टोरेंट करें। हज उम्रे की बहुत बड़ी मार्केट है, आप जो दिल चाहे आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं वहां पे। मतलब हर कैटेगरी में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी सिस्टम हो, लैंग्वेज लर्निंग सेंटर हो, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी हो, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग करें, कोई भी आप हेल्थ एंड वेलनेस का सिस्टम कर ले, तो आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप फ्रेंचाइजेज ले सकते हैं, आप पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जो जिस कैपेसिटी में है वो उसमें काम कर सकता है। So, Maaz bhai, नॉर्मली how do you see the scope of the freelancing and e-commerce in that like domain? अगर आप देखा जाए, कुछ लोग जो, क्योंकि ज्यादातर मेरी जो ऑडियंस है वो सुनने वाली ज्यादातर ई-कॉमर्स से बिलोंग करती है, तो लोग अपना ई-कॉमर्स का काम वहां पर कैसे फैला सकते हैं? जैसे वहां पे शॉपी और लजाडा आई थिंक बड़े मार्केट प्लेसेस हैं, तो जी जी इस जैसे जी और भी मार्केट प्लेसेस डेफिनेटली वहाँ होंगे, तो उसका स्कोप, उसकी अपॉर्चुनिटीज किस तरह से है वहाँ पे? जी, जी। जैसे दानिश भाई भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ई-कॉमर्स की जो पेमेंट्स हैं वो 1-2 साल में $47.2 बिलियन की ई-कॉमर्स की पेमेंट्स हैं। ई-कॉमर्स यस। के ऊपर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम कर सकते। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात इंडोनेशिया की ये कि 100 से ज़्यादा बैंक्स हैं। दुनिया के सिंगापुर का डीबीएस बैंक हो गया, बादशाह बैंक हो गया, मंदिरी बैंक हो गया, जो बैंक आप सोच सकते हैं ना, वो बैंक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मलेशिया में हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खुलवाने में, पर्सनल बैंक अकाउंट से खुल जाते हैं जब आप उसी वक्त हाथ के हाथ खुल जाते हैं। हर रोज आप हर बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मैंने आपको बता दी कि $2.5 लाख एक अच्छी अमाउंट है कि उस तक आप किसी टैक्स के ब्रैकेट के थ्रेशोल्ड में आते ही नहीं है। उसके ऊपर जाते हैं आप तो 0.5% टैक्स है। तो अगर आप इतने माशाल्लाह इतना रेवेन्यू नेट प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो इतना ज्यादा नहीं है। ओके। जी, तो ई-कॉमर्स की भी अपनी चीज़ है, नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहें, टेंजिबल बिज़नेस करना चाहें, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 17,500 जज़ीरे हैं, एक-एक आइलैंड। जैसे इधर लोग मलेशिया लोग घूमने के लिए आते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं टूरिस्ट, वो लंकावी जाते हैं। लंकावी 450 स्क्वायर किलोमीटर का कितना आइलैंड है? आपने देखा होगा, आप तो बाली गए हैं, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का बाली है। बाली इज अलोन, आपने आई थिंक हमारी डिस्कशन हुई थी, तो यू हैव टोल्ड कि जी, बाली अलोन इज अ डेस्टिनेशन जहां पर टूरिस्ट का रश इतना है, कितनी फ्लाइट्स आती जी, हैं बाली में, जी, जी। क्रेजी ट्रैफिक है। यस, और इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, और बड़ा चीप भी है, क्योंकि जो डॉलर में या किसी करेंसी में कमा रहे हैं अच्छी, जिसकी एक्सचेंज रेट है, तो उन लोगों के लिए तो हेवन है, मतलब बिकॉज द इंडोनेशियन रुपया इज वेरी चीप। सो आप डॉलर में स्पेंड अगर आप करते हैं तो बड़ी जबरदस्त जगह है, और आपको बहुत कुछ और मिल खाली जाता बाली है। नहीं, जी। दानिश भाई, खाली बाली नहीं, अगर आप कुआलालंपुर को भी देखें तो मैं तो अभी कुछ दिनों पहले जैसे जकार्ता में था, तो मैं लोगों को ये बता रहा था कि ये आप कुआलालंपुर की सारी बिल्डिंग जमा कर लें,
और आप जो जौहर बारू जो सिंगापुर के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, यहाँ की बिल्डिंग्स जहाँ जितनी ऊंची बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, वो सारी आप जमा कर लें तो एक जगह रख दें तो ये जकार्ता बनता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें आप, ये जितनी कुआलालंपुर की ऊंची ऊंची इमारतें, जबरदस्त किस्म का डेवलप, कोई बिजली पानी इंटरनेट का मसला नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है। जी। और यहाँ पे आप एक ठेला लगाएं, जूस का ठेला लगाएं, जो आपको 1000 रिंगिट दे रहा होगा, वहीं पे वही जूस का ठेला आप लगा दें वो आपको 5000 रिंगिट देगा। आप खाली मंडी से नारियल ही, ये तो एक तो फ्रीलांसर्स ई कॉमर्स वाले हैं जो माशाल्लाह अच्छे डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बिल्कुल नॉर्मल आवाम है, जो पाकिस्तानी, मैं आपको बताऊं, जैसे इंडोनेशिया इटसेल्फ दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है जो स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड हर किस्म की लेबर एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो स्किल तो मेरे ख्याल से कम, अनस्किल्ड ज्यादातर, बहुत सारे ऐसा तबका है जो बस पैसे देता है एजेंट को कि मैं बाहर निकल जाऊं किसी तरह। कोई 5 लाख रुपए दे रहा है, कोई 8 लाख रुपए दे रहा है, कोई 10 लाख रुपए दे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इंडोनेशिया ऐसी जगह है कि ये सारे लोग जो है, जो बिल्कुल कम से कम दर्जे में भी ये सारे अपनी कंपनी के मालिक बन के बिजनेस कर सकते हैं, और पीआर भी 3 साल में ले सकते हैं, रहे ना रहे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत सस्ता है। मतलब मैं समझता हूँ कि 3 साढ़े 3 से 4 हजार डॉलर के अंदर अंदर आपकी कंपनी भी खुल जाती है, आपका 2 साल का इन्वेस्टर का वीजा भी लग जाता है, आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई, पर्सनल बैंक अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सब आपका हो जाता है। मुझे तो लगता है शायद किसी मुल्क में इतना सस्ता होता हो। ओके, जबरदस्त। सो एक चीज जैसे आपने मेंशन करी कि पासपोर्ट के लिए वी नीड टू गिव अप, इन ऑर्डर टू गेट द इंडोनेशियन पासपोर्ट वी नीड टू गिव अप द पाकिस्तानी पासपोर्ट, या जो भी पासपोर्ट हम होल्ड करते हैं। तो इसका जी, ऑल्टरनेट फिर ये होता है कि आप फिर पासपोर्ट ना लें और आप परमानेंट पीआर के ऊपर ही परमानेंट चल जाए। रेजिडेंसी रखिए। जी जी, लाइफ टाइम पीआर हो गई आपकी, आप परमानेंट रेजिडेंट है। जी लाइफ टाइम वाली परमानेंट रेजिडेंसी आप रखें और जी यू डोंट नीड अ पासपोर्ट फॉर दैट। ओके, जी। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन पासपोर्ट से ऑब्वियसली वही इम्पैक्ट आता है कि इफ यू हैव लाइक इंडोनेशियन पासपोर्ट पे आई डोंट नो कितने कंट्रीज वीजा फ्री हैं। इंडोनेशियन पासपोर्ट पे पूरा आसियान वीजा फ्री ऑन अराइवल है, और तकरीबन 75 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा है, जापान चले जाएं, ताइवान चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। इवन हम जो हमारे पास जैसे इन्वेस्टर का वीजा होता है वहां पे, तो बिल्कुल आसानी से जापान हो गया, बहुत सारी जगहों के इजीली वीजा मिल जाते हैं। इवन वो यहाँ से मलेशिया से भी मिल जाते हैं, लेकिन वहां से भी बहुत ईजी है। मुझे लगता अच्छा, है पाकिस्तान से बाहर हर जगह से ही आसान है। जबरदस्त। और एक बड़ी एक और चीज होती है कि जब हम कनाडा या किसी ऐसी कंट्री में पीआर लेते हैं और वहां हमें फिर पासपोर्ट हासिल करने के लिए सर्टेन ड्यूरेशन तक रहना पड़ता है, वी नीड टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। सो आई थिंक इंडोनेशिया में पीआर हासिल करने के बाद कितना अरसा आपको रहना पड़ता है, या आपको पीआर क्या लेने रिक्वायरमेंट? पीआर लेने के लिए भी रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 2 ओके। साल आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे आपके पास इन्वेस्टर का वीज़ा है, 2 साल के बाद तीसरे साल आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। 12,000 रिंगिट उनकी कुछ फीस है, 4 साढ़े 4 5 लाख रुपए जो एक्सचेंज रेट के मुताबिक बनती है, वो फीस आप पे करते हैं, आपको पीआर मिल जाती है। बहुत सारे लोगों ने नहीं, बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद है। ग्रेट। So how the future is evolving or developing for Indonesia or markets like Indonesia? Because लोग हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो बड़ा जिसमें ग्रोथ रेट ऑब्वियसली इतनी नहीं है, बट हाउ कैन वी सी इंडोनेशिया एज दैट पर्टिकुलर कंट्री जहाँ ग्रोथ रेट एक ऐसे पेस पे हो जिसमें लोग आगे अपनी ग्रोथ देख सकें उस मुल्क के अंदर। तो हाउ डू यू सी दैट पार्ट? अब दानिश भाई, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 133 बिलियन डॉलर की रिटेल मार्केट की वैल्यू है। अगर आप इसको फोर्सी करें तो जो प्रोजेक्शन इंडोनेशियन इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो देता है वो कहता है कि यही 2026 में 240 बिलियन डॉलर पे होगी। और बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जो है, बहुत ज़्यादा इवन मलेशिया से भी काफ़ी इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा स्पेशल जोन्स हैं जहाँ पे टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं। मैं आपको बताऊँ, मसाले, सिनेमन, पता नहीं कौन कौन से मसाले, रबर, टिम्बर, ये वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, और एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेटेड टैक्स है। मैं आपको तो, हमारे क्लाइंट है इंडिया के, न्यू दिल्ली के, वो हर साल 400 साढ़े 400 कंटेनर्स डेकोरेशन आइटम और वुड वर्क्स के
यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं, किसी टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं करते। तो ये इतनी आसानियां गवर्नमेंट ने दी हुई हैं कि दुनिया जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लोग अपनी इंडस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं और लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो उनको ये सिक्योरिटी मिलती है कि पर्सनल टैक्स में भी फॉल नहीं कर ले, कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत ज़्यादा छोटा सा है। हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी, इंपोर्ट का सिस्टम बहुत कम है कि अगर जो लोग बोले कि हम इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से और हम जॉब करेंगे, तो इन दोनों की मार्केट नहीं है इंडोनेशिया में। या तो अपना बिजनेस करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, वरना लोकल मार्केट में ही एफएफसीजी कोई भी प्रोडक्ट्स कुछ भी काम कर लेंगे हम। तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छी जबरदस्त जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, इतना ज्यादा तो मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन जो मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर मैं देखता हूँ नॉलेज की बिना पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आने वाले वक्त तो बहुत जबरदस्त होगा। इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। Great. I think most of the basic part has been covered. Maaz bhai, thank you for explaining everything in very much detail. और encouraging numbers हैं और stats के through बात करी है हमने सारी। Stats जो कहते हैं obviously जो numbers हैं, economic situation है, obviously Indonesia is one of the very biggest countries and one of the big populated country और Muslim country, population में भी बहुत ज़्यादा है। और 17,000 समथिंग जितने हमने जजीरे बताए, आई थिंक दैट इज अ बिग नंबर ऑब्वियसली। तो अपॉर्चुनिटीज आर ग्रेट ओवर देयर। सो थैंक यू माज भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर हैविंग part of this podcast session. Great in knowledge and great information that you have provided. So really appreciate that and appreciate your time. Anything else if you want to add at the end? So for the audience जो भी सुन रही है, जो बाद में भी देखेगी इसको, anything else? नहीं राज भाई, थैंक यू सो मच। बस हमने कहा कि थोड़ा सा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये अपनी बात पहुंचाई जाए, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया माज भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। Thank you so much. In case if somebody wants to like contact you or something, so how can they contact you for this particular thing? Anything? दानिश भाई, जब आपने पोस्ट डाली थी तो आपने मुझे टैग किया था फेसबुक पे, तो वो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट है www.fmglobalmalaysia.com, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ऑफिस का नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, सारी चीज़ें उस पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू राज भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू।